आज हम समझने वाले हैं पैसे से जुड़ी साइकोलॉजी के बारे में, जो मॉर्गन हाउसेल की किताब पर आधारित है। और ये किताब एक कमाल की बात कहती है कि पैसा गणित से ज्यादा हमारे दिमाग का खेल है। चलिए शुरुआत करते हैं रोनाल्ड रीड की एक कमाल की कहानी से। वो एक चौकीदार थे जिन्होंने 2014 में जब वो गुजरे तो अपने पीछे $8 मिलियन की संपत्ति छोड़ी थी। और नहीं, उन्होंने कोई लॉटरी नहीं जीती थी। उन्होंने बस लगातार बचत की और कंपाउंडिंग के जादू को अपना काम करने दिया। और देखिए, यही है इस पूरी बातचीत का मेन पॉइंट। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि फाइनेंस में सफल होने के लिए ज्यादा स्मार्ट होना उतना जरूरी नहीं जितना सही तरीके से व्यवहार करना जरूरी है। और ये एक ऐसा स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो आज हम 5 खास आइडियाज पर गौर करेंगे। पहला, द प्राइस ऑफ एडमिशन, यानी प्रवेश की कीमत। दूसरा, कभी पर्याप्त नहीं वाला जाल। तीसरा, पागलपन असल में रिलेटिव क्यों है। चौथा, अनदेखे से कैसे बचा जाए। और आखिर में, निराशावाद हमें इतना आकर्षित क्यों करता है। तो हमारा पहला सिद्धांत है प्रवेश की कीमत। मतलब ये समझना कि सफल निवेश की एक कीमत होती है और वो कीमत पैसों में नहीं चुकाई जाती। इसको ऐसे सोचिए, जब कोई एक नई घड़ी खरीदता है तो उसका एक प्राइस टैग होता है जिसे चुकाना पड़ता है। ठीक वैसे ही मार्केट से मिलने वाले रिटर्न की भी एक कीमत होती है, लेकिन ये कीमत डॉलर्स या रुपए में नहीं बल्कि अस्थिरता और अनिश्चितता में चुकानी पड़ती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट का गिरना किसी गलती की सजा नहीं है। ये तो बस लंबी अवधि में पैसा बनाने के खेल में बने रहने के लिए चुकाई जाने वाली एक फीस है। कह सकते हैं एक तरह की एंट्री टिकट। उदाहरण के लिए नेटफ्लिक्स को ही देख लीजिए। जिन लोगों ने शुरुआत में इसमें निवेश किया था वो आज बहुत अमीर हैं, लेकिन क्या वो इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार थे? 2011 में ये स्टॉक अपने पीक से 80% तक नीचे गिर गया था। यहाँ असली सवाल यही है, क्या कोई अपनी दौलत को इतनी तेजी से घटते हुए देख सकता था और फिर भी शांत सह पाता? यही वो इमोशनल कीमत है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे सिद्धांत पर, कभी पर्याप्त नहीं का जाल। ये उस साइकोलॉजिकल ट्रैप के बारे में है जहां हमेशा और ज्यादा पाने की चाहत बनी रहती है। और ये लाइन बिल्कुल सटीक है। कैपिटलिज्म हमें मेहनत करने के लिए तो प्रेरित करता ही है, लेकिन साथ ही ये सोशल कंपैरिजन और ईर्ष्या को भी जन्म देता है। हमेशा अपने आसपास के लोगों से आगे निकलने की एक होड़ लगी रहती है। जरा इस ईर्ष्या की सीढ़ी को देखिए। ये एक ऐसा खेल है जिसका कोई अंत ही नहीं है। एक डॉक्टर जो साल में $5 लाख कमाता है, वो शायद उस सीईओ से जलता हो जो $10 मिलियन कमाता है। वो सीईओ माइकल जॉर्डन की $2 बिलियन की नेटवर्थ को देखता है और हो सकता है जॉर्डन भी जेफ बेजोस जैसे किसी के सामने खुद को छोटा महसूस करे। मतलब हमेशा कोई ना कोई बड़ी मछली होती ही है। और इसका सबसे बड़ा खतरा पता है क्या है? जब इनफ की परिभाषा हमेशा आगे खिसकती रहती है तो लोग उन चीजों को दांव पर लगा देते हैं जिनकी उन्हें सच में जरूरत है, सिर्फ उन चीजों को पाने के लिए जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं है। अब तीसरा सिद्धांत, यह समझना कि जिसे हम पागलपन कहते हैं वो असल में रिलेटिव होता है। जो एक इंसान के लिए बेवकूफी भरा फैसला लगता है वो दूसरे के लिए पूरी तरह से लॉजिकल हो सकता है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। अमेरिका में जो सबसे कम आय वाले परिवार हैं वो सबसे अमीर परिवारों की तुलना में लॉटरी टिकटों पर 4 गुना ज्यादा खर्च करते हैं। पहली नजर में तो ये बिल्कुल पागलपन लगता है ना, लेकिन अगर हम उनके नजरिए से सोचने की कोशिश करें तो पूरी कहानी ही बदल जाती है। उनके लिए, जिनके पास सेविंग्स के मौके बहुत कम हैं, एक लॉटरी का टिकट खरीदना उस सपने को खरीदने जैसा है जिससे शायद वो कभी बाहर ना निकल पाएं। ये उम्मीद की एक छोटी सी किरण है। तो जो हमें पागलपन लग रहा था वो उनके लिए एक तर्कसंगत इमोशनल फैसला हो सकता है। हमारा चौथा सिद्धांत है उन घटनाओं से बचने के बारे में जिनकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इतिहास ऐसी ब्लैक स्वॉन घटनाओं से भरा पड़ा है। ग्रेट डिप्रेशन से लेकर कोविड-19 महामारी तक इन सभी घटनाओं ने दुनिया और बाजारों पर बहुत गहरा असर डाला और किसी ने भी इनके आने का सटीक अनुमान नहीं लगाया था। और सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसे संकट के समय में मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना बिल्कुल बेकार है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने पिछले 20 साल मार्केट में निवेश किया होता लेकिन सिर्फ 4 सबसे अच्छे दिन मिस कर दिए होते तो उसका कुल रिटर्न लगभग आधा रह जाता। तो यहाँ से सीधा सा सबक यह है कि भविष्यवाणी करने की कोशिश करने से कहीं बेहतर है कि हम तैयारी करें। एक इमरजेंसी फंड रखना बड़े बड़े आर्थिक अनुमानों को सुनने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। और हमारा आखिरी सिद्धांत है निराशावाद का आकर्षण।
क्या कभी सोचा है कि बुरी खबरें और मंदी की भविष्यवाणियां हमेशा ज्यादा समझदारी भरी क्यों लगती हैं? इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल वजह है। निराशावाद हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से जुड़ा है, जो हमें खतरों से सावधान रहने को कहता है। फेलियर अचानक होते हैं, ड्रामेटिक होते हैं और एक दिलचस्प कहानी बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रोग्रेस, वो धीमी होती है, अक्सर बोरिंग होती है। इसलिए आशावाद कई बार भुलेपन जैसा लगता है। तो जब हम इन्हीं 5 सिद्धांतों को मिलाते हैं तो बनती है रोनाल्ड रीड विधि। उन्होंने बाजार के उतार चढ़ाव की कीमत चुकाई। वो जानते थे कि इनफ क्या होता है। उन्होंने अपने लक्ष्यों को समझा, अप्रत्याशित के लिए तैयारी की और निराशावाद के शोर में नहीं फंसे। ये सब उनके व्यवहार के बारे में था, उनकी फाइनेंशियल एक्सपर्टीज के बारे में नहीं। तो हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर वित्तीय सफलता सच में एक सॉफ्ट स्किल है, एक व्यवहार का हुनर है, तो इन सभी मनोवैज्ञानिक जालों में से वो कौन सा जाल है जिससे बचना लोगों के लिए सबसे मुश्किल होता है? इस पर जरूर सोचिएगा।